चलो देखो, ये देखो आर्टिकल 34 मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। मार्शल लॉ क्या होता है पता है किसी को? पता है किसी को मार्शल लॉ से क्या समझ आता है? मार्शल क्या होता है? व्हाट इज मार्शल? मार्शल किससे रिलेटेड है? ये देखो तुम पहले किससे रिलेटेड है मार्शल। मार्शल जो है वर्ड, ये बेसिकली मिलिट्री के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मार्शल वर्ड जो है, तो बेसिकली क्या है बेटा, मार्शल लॉ इट लिटरली इट मींस मिलिट्री रूल, ठीक है। हमारे यहाँ पे अभी तक होप है ना, बाय गॉड ग्रेस ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो मार्शल लॉ लगा, बट देखो मिलिट्री रूल के नाम से ये जाना जाता है। मतलब जब मान लो पुलिस वगैरह सब फेल हो जाए, तब मिलिट्री को कंट्रोल दे दिया जाता है। अच्छा, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि मणिपुर, वहां पर मार्शल लॉ है। मतलब मार्शल लॉ भी नहीं कह सकते, मिलिट्री रूल एक तरह से, बट इसे पूरी तरह से मार्शल लॉ नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे एक एक्ट के थ्रू लगा है। कौन सा एक्ट है? आर्म्ड आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है कि इनको इतनी फ्रीडम दी हुई है वहां पे मिलिट्री को कि वहाँ शूट एट साइट के ऑर्डर भी रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम पूरी तरह मिलिट्री रूल नहीं कह सकते। तो मार्शल लॉ पहले समझ लेते हैं कि क्या कहता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? देखो आर्टिकल 34, सॉरी, आर्टिकल 34 बेसिकली क्या कहता है कि जब मार्शल लॉ इम्पोज हुआ रहे ना उस एरिया में, तो फंडामेंटल राइट्स जो है उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यानी कि अगर मार्शल लॉ है तो, और तुम कहने लगो कि हमें तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना, तुम बाहर आ जा सकते हो, और मिलिट्री को पता है कि भाई ठीक है बाहर आने जाने में खतरा है, तो तुम्हारे उस राइट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि तुमको बाहर आने जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज मार्शल लॉ, कि जब मिलिट्री का रूल हो तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो कर्टेल कर दिए जाएंगे। कर्टेल मतलब उस समय वो इफेक्ट में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर इसमें बस इतना ही लिखना है कि दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, ठीक है। तो इसमें लिखना रेस्ट्रिक्शन ऑन fundamental rights while martial law is in force। is in force, ठीक है। अब बात आती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ को डिफाइंड किया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने लिखा है, नहीं लिखा है? तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मतलब नहीं लिखा है, नो डेफिनेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है आर्टिकल पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट इसके रिगार्ड में कुछ चीजें बना सकती है। ठीक है, और इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इंडेमनीफाई इंडेमनीफाई indemnify any government servant or any other person, एनी अदर पर्सन, ठीक है। बेसिकली देखो
मार्शल लॉ आर्टिकल 34 के तहत लगाया जाता है, 34 के तहत, और फंडामेंटल राइट को पर ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है जब मार्शल लॉ फोर्स में हो। ये उसके साथ साथ ये क्या कहता है, ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट उस दौरान किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को और किसी भी अदर पर्सन को क्या कर सकती है, हटा सकती है, उसके पद से हटा सकती है अगर उसने कुछ ऐसा किया है। act done by him in connection with maintenance or restoration of order in any area where martial law was in force। मतलब देखो, मान लो मार्शल लॉ लग रहा है किसी एरिया में, और अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है और किसी पर्सन ने ट्राई किया, कोशिश की कि मार्शल लॉ उस एरिया से हटाने की, तो उस पब्लिक सर्वेंट को क्या करेंगे, परमानेंटली उसकी जॉब से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्ट 34 में ये बात लिखी हुई है कि ऐसा किया जा सकता है। और एक और चीज है इसमें, देखो इन्होंने क्या किया कि अगर वो पर्सन हटा दिया गया ना, तो दिस एक्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, दिस एक्ट कैन नॉट बी चैलेंज, मतलब उन्होंने हटा दिया, लेकिन अब आप कोर्ट में भी नहीं जा पाओगे अगर ये इस आर्टिकल के तहत कुछ हुआ है ना, और गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने उस बंदे को वहां से हटा दिया, तो दिस एक्ट कैन नॉट बी चैलेंज। पार्लियामेंट का जो एक्ट वो है, ये जो पार्लियामेंट ने किया उस पर पब्लिक सर्वेंट को हटा दिया, तो ये कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकता किसी भी कोर्ट में, मतलब आप इसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते अगर आपको हटा दिया जाएगा तो। दिस एक्ट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। इन एनी कोर्ट, ये बेटा एक्ट है, ये है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्पेशली अब जो लगा हुआ है, ये मणिपुर पे लगा हुआ है ये वाला एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या है कि शूट एट साइट भी कर देगी ना मिलिट्री, तो भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। और ये एक्ट जम्मू कश्मीर में भी लगा हुआ है। इन एक्ट के थ्रू ही तो वहां पे मिलिट्री है बेटा। मिलिट्री वहां पे किस वजह से है, इसका मैं यार और बता देती हूँ, ये तुमको पता होना चाहिए। ये बना बेसिकली था, देखो बना तो इसलिए था ताकि इंसर्जेंसी रोकी जा सके, ठीक है, लेकिन ये फिर एक टूल बन गया गवर्नमेंट का 1954। और अगर ये ना हो तो देखो, अब तुमने देखा कि वो तो सुने होंगे ना नक्सलवादी, तो जितने भी नक्सलिस्ट एरियाज है छत्तीसगढ़ में, ओडिशा नहीं, हाँ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जितने भी नक्सल्स हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए उन एरियाज में ये वाला एक्ट अप्लाई होता है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 34 में अगर पार्लियामेंट ने किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को मार्शल लॉ के टाइम पे जब मिलिट्री रूल लगा हुआ होगा, किसी पर्सन को अगर हटा दिया उसकी जॉब से, तो वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड के इसने वायलेट किया है फंडामेंटल राइट। ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये मार्शल लॉ के टाइम पे है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक सेकेंड, इसका एक मिनट में 54 ही है, मैं कंफ्यूज हो गई, 8 है, 1958 में बनाया था। बेसिकली बनाने का पर्पस क्या था तुम्हें पता ही है, कश्मीर की हालत अच्छी नहीं थी उस समय, तो बनाने का पर्पस ये था वहाँ पे मिलिट्री रहेगी अपनी, और मिलिट्री वहाँ पे कर सकती है अपने हिसाब से काम। ठीक है, ऑल दो ये चीज क्रिटिसाइज भी हुई कि भाई मिलिट्री को आप इतनी पावर दे रहे हो मारने की या ये, लेकिन बेटा मजबूरी बन जाती है जब वहां पर तुम्हें पता नक्सलिस्ट और एंटी इंडियन एक्टिविटीज चल रही थी, तो ये एक्ट लाना एक जरूरत बन गई थी। ठीक है, और इसलिए ही हम अभी अपने घरों में सेफ बैठे हैं अगर ये लोग वहां पर ना हो तो। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हैज बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड कॉमन लॉ। तो ये कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट, मैं शॉर्ट में लिख दिया,
कहाँ से लिया गया है ये वाला रूल? ये इंग्लैंड से लिया गया है। तुम्हें कुछ याद आ रहा है हमारे यहाँ पे कब लगा था मार्शल लॉ? इंग्लैंड से लिया गया है। कौन से लॉ से लिया गया है ये? कॉमन लॉ से। इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है उसमें से ये हमने बोरो किया है, ठीक है, कॉमन लॉ से बोरो किया है। तो तुम्हें याद हो कि हमारे यहाँ अंग्रेजों ने एक जगह पे मार्शल लॉ लगाया था और वो बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, पता है तुम्हें कहाँ पर? जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग में जब उस समय देखो वैसाखी का टाइम था और वो लोग वहां पे वैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। उन लोगों को नहीं पता था। अब देखो अभी तुम्हारे पास फोन है, अब तो तुम्हारे पास अगले दिन कल को भूकंप आने की संभावना, तो तुम पे मैसेज आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना वो अलर्ट का मैसेज। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी है, 5 मिनट पहले कुछ होने वाला है, तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा, तुम्हारे मैप पे दिख जाएगा कि आज बारिश होने वाली है ये सिस्टम, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ कन्वे करना चाहती है तो मैसेज आ जाता है। लेकिन उस समय क्या था बेटा, ना तो फोन थे, ना कुछ ऐसा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग था, और जनता उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि उनको पता चले अखबार के थ्रू कि हाँ मार्शल लॉ लगने वाला है। तो वो लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में वैसाखी सेलिब्रेट करने, और दो जो लीडर थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उसके विरोध में भी वो वहां इकट्ठे हुए थे, लेकिन सबको कुछ नहीं पता था कि कुछ विरोध में कुछ वैसाखी मनाने इकट्ठे हुए। और वहां पे जो था मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था पंजाब में। और उस समय जो वहां का जनरल था, जनरल डायर, उसने इतना इनह्यूमन क्राइम किया कि आज तक भी वहां की क्वीन ने माफी नहीं मांगी है इंडिया से, ठीक है। मर गई वो, मतलब चल बसी क्वीन वहां की, लेकिन मरते मरते भी उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी कि उन्होंने जो जलियांवाला बाग में किया था, ठीक है, उसके लिए। तो बेसिकली जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग इज काइंड ऑफ कि देखो बेटा ऐसा था वो स्क्वायर, और एंट्री और एग्जिट एक ही थी, बस ये। अब मान लो इतनी जगह पर लोग हैं, ठीक है, और एंट्री और एग्जिट यही है। अब जनरल डायर ने क्या किया था, ये एंट्री पॉइंट जो है आके बंद कर दिया और अपनी मिलिट्री को कह दिया अंदर चले जाओ, और बिल्कुल निहत्थी जनता पे क्या किया, फायरिंग की। और आज तक वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। और इतनी शर्मनाक घटना थी, वो लोग तो कहते हैं कि कुछ 100 इंजर्ड हुए थे, बट बेटा थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड और इंजर्ड, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हमारे हिसाब से। और फिर पता है क्या हुआ, जनरल डायर को उसके लिए जब क्वेश्चन किया गया, जब हमारे यहाँ से नेशनलिस्ट ने उस पर क्वेश्चन किया, ये घटना हुई थी अप्रैल 1919 में, ठीक है, अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के टाइम पे। और उस पे जब जनरल डायल को बुलाया गया ना क्वेश्चन करने के लिए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो पता है व्हाट ही आंसर्ड, ही सेड कि इट वाज माय ड्यूटी, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा था। और उसको इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने कोई पनिशमेंट नहीं दी, सिर्फ क्या किया, उसको उसकी नौकरी से हटा दिया। और जब वो इंग्लैंड गया तो उसको क्योंकि उसकी नौकरी से हटा दिया गया था, तो वहां पे उसे सम्मान दिया जा रहा था। तो इंग्लिश जो है वो हमेशा से डबल स्टैंडर्ड इन लोगों का रहा है, ठीक है। तो ये लोग वहां पे गए, मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कभी नहीं था, हमारे यहाँ यही लोग लेकर आए हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली तो ये लेगेसी ब्रिटिशर्स की ही है, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा रखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ एरियाज में ऐसी हालात है जहाँ पर मार्शल लॉ की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो इसने क्या किया, और उसके बाद एक और फनी बात है, उसके लिए फंड रेज किया जा रहा है, चंदा इकट्ठा किया गया कि भाई इसको इसकी नौकरी से निकाल दिया गया है, इसको उसके लिए पैसा इकट्ठा किया इंग्लैंड में लोगों ने, इसके जनरल डायर के। तो ये बेसिकली एक वो हो जाता है कि ये लोग बहुत डबल स्टैंडर्ड थे। इसलिए जलियांवाला बाग से ही गांधी जी को रियलाइज हुआ कि भाई ये कुछ नहीं करने वाला है हमारे लिए, हमें खुद ही करना पड़ेगा। फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट करा, और फिर इन लोगों के लिए बिल्कुल गांधी हो गए थे, फिर बाद में एंटी ब्रिटिश, उन्होंने फिर सपोर्ट नहीं किया, तो फिर उनकी पॉलिसीज चेंज हो गई। पहले तो यही था कि पिटिशन कर दो, ये कर दो, कर दो, फिर गांधी जी बिल्कुल खिलाफ हो गए थे, इसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है देखो, अब ये इंग्लिश के लॉ से लिया गया है, कॉमन लॉ से लिया गया है इंग्लिश
इसमें मार्शल लॉ, और बेसिकली ये डिफाइंड नहीं है कहीं भी, इसका मतलब है मिलिट्री रूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाए, यानी कि पुलिस का काम जो है ये फेल हो जाए, तब मिलिट्री रूल उस एरिया में लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो लास्ट प्रोविजन है, जैसे कि मैंने ये बताया तुम्हें कि दिस एक्ट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन मार्शल लॉ लगा हुआ है, बट एससी ने कहा है कि हैबियस कॉर्पस इशू की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम कह रहे होगे किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 तो जिंदा रहेगा, मतलब आर्टिकल 32 के तहत आप रिट तो इशू कराएंगे। मतलब देखो ऐसा हो जाता है, कोई बेचारा ऐसे ही बेगुनाह है, उसको उसकी जॉब से हटा दिया कि इसने मार्शल लॉ का वायलेशन किया है, जैसे जनरल डायर के टाइम पे उसने इतनी सारी जनता को मार दिया। ठीक है, तो ऐसा अगर किसी के साथ भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जस्टिफिकेशन कुछ नहीं है कि ये किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 32 के तहत हैबियस कॉर्पस तो इशू हो सकती है, कि जिस पर्सन के साथ होगा वो 32 के तहत जा सकता है, रेमेडी उसको मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज किया जा सकता है। अब मान लो नहीं किया जा सकता तो क्या होगा, बेगुनाहों को भी भर देंगे तुम जेल में, है ना। तो ये चीज हो जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जुडिशियरी है। ठीक है अब देखो बेटा, जो मार्शल लॉ है, एक तो मार्शल लॉ होता है और एक बेटा होती है नेशनल इमरजेंसी। कभी सुना है तुम लोगों ने? इमरजेंसी तो सुना होगा कभी ना कभी, इमरजेंसी सुना है? एक ही बार लगी है, कब लगी थी? 1975 में। किसके टाइम पे लगी थी? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे। और दिस वाज द फर्स्ट, ओनली द फर्स्ट इमरजेंसी, और वो भी फालतू में लगाई गई थी, कोई मतलब नहीं था उस समय लगाने का। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? बेसिकली नेशनल इमरजेंसी में क्या होएगा, मार्शल लॉ में देखो, मार्शल लॉ और इसमें हम डिफरेंस करेंगे कल, बट मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ फिलहाल के लिए कि क्या होता है। देखो मार्शल लॉ में मिलिट्री रूल रख जाएगा, जैसे मान लो अपने यूपी का एग्जांपल ले लेते हैं, मणिपुर का ही लेंगे, मणिपुर में लग रहा था तो मणिपुर का एग्जांपल लेंगे, भले ही वहां पे मिलिट्री रूल आ जाए, ठीक है, लेकिन जो वहां का सीएम है वो नहीं हटेगा। ठीक है, मार्शल लॉ ये है, जैसे जिस एरिया में मार्शल लॉ लगा रहे, मान लो यूपी में लगा दिया, तो यूपी में मार्शल लॉ भले ही ग्राउंड पे लग जाए, जैसे कि सब जगह मिलिट्री हो जाए, कंट्रोल में देखे वो सब, लेकिन सीएम कौन रहेगा? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो सीएम नहीं हटेगा, सीएम वही रहेगा, सेंटर में जो पावर बैठी है वो वही रहेगी। लेकिन इमरजेंसी में क्या होता है, अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो बेटा जो जो असेंबलीज है स्टेट की वो डिसॉल्व हो जाएंगी। डिसॉल्व का मतलब है जितने भी सीएम है वो सीएम नहीं रहेंगे, अल्टीमेटली पावर किसके कंट्रोल में आ जाएगी? पार्लियामेंट के, नरेंद्र मोदी के, अगर नरेंद्र मोदी के टाइम पे लगता है तो। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी होगी कि मार्शल लॉ का मतलब ये नहीं है कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो सेंटर उसमें भी चेंज हो जाएगी, मतलब सीएम लेवल पर भी चेंज हो जाएगी, सीएम वही रहेगा, बाकी गवर्नमेंट मशीनरी चलेगी, बस ग्राउंड पे ये लगा देंगे मार्शल लॉ। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे समझो जैसे लॉकडाउन में सीएम तो बेटा वही रहा था लॉकडाउन में, लेकिन क्या कर रहे थे? बाहर नहीं आने जाने दे रहे थे, है ना, रेस्ट्रिक्शन था, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं था, वो समझो तुम मार्शल लॉ। अब आते हैं बात नेशनल इमरजेंसी की। अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, कौन से आर्टिकल के तहत लगती है? ये लगती है 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत। जब ये लगेगी ना तो सीएम वगैरह कुछ नहीं रहेंगे, सब हटा दिए जाते हैं। ठीक है, पावर ही नहीं रहेगी, पार्लियामेंट के हाथ में रहेगी पावर, और उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में आ जाती है? उसके जो प्रधानमंत्री होता है उसके। हाँ, तो यही चीज इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे की थी। इसमें दो चीजें हैं मार्शल लॉ में जो डिफरेंस है और नेशनल इमरजेंसी में जो डिफरेंस है, ये हम कल लिखेंगे पूरा, और फिर थोड़ा सा हम इंदिरा गांधी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्यों लगाया था और उसका क्या वो रहा, है ना, रीजन क्या रहा।
तो ये चीज हम कल कर लेंगे, ठीक है।